सत्र से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे यूपी के एनडीए सांसदों से मुलाकात। बुधवार को बिहार के सांसदों से मिले थे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक पूरे प्रदेश में हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश जारी। 14 दिसंबर को होगा यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 13 दिसंबर को कराया जाएगा नामांकन। गोवा अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स की आज फुकेट कोर्ट में पेशी। मेडिकल चेकअप के बाद भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाएंगे आरोपी। दूसरे T10 में भारत की हार, दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से हराया। डिकॉक बने प्लेयर ऑफ द मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इसी क्रम में आज पीएम मोदी यूपी के एनडीए सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे यूपी के एनडीए सांसदों के साथ संसद भवन में मुलाकात करेंगे और इससे पहले पीएम मोदी ने बुधवार को संसद भवन में बिहार एनडीए के सांसदों से मुलाकात की थी। शीतकालीन सत्र की वजह से सभी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के एनडीए सांसदों से अलग अलग दिन मुलाकात कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार के एनडीए सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर चुके हैं और अब यूपी के एनडीए सांसदों से वो मुलाकात करने वाले हैं, जहां आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो चुकी है। तो यानी एक एक करके सभी सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शीतकालीन सत्र की वजह से सभी सांसद दिल्ली में इस वक्त देखिए मौजूद हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के एनडीए सांसदों से अलग अलग दिन मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले बिहार एनडीए के सांसदों से वो मुलाकात कर चुके हैं बुधवार को और अब यूपी के जो एनडीए सांसद हैं अब उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद अलग अलग राज्यों के एनडीए सांसदों से उनकी मुलाकात तय है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए बुधवार को बिहार एनडीए सांसदों से मुलाकात की थी, लेकिन अब वो यूपी एनडीए सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे यूपी के एनडीए सांसदों के साथ संसद भवन में मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने बिहार एनडीए के सांसदों से मुलाकात की थी। हालांकि देखिए शीतकालीन सत्र की वजह से प्रधानमंत्री मोदी सभी एनडीए सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जितने भी सांसद हैं वो अभी दिल्ली में मौजूद हैं। तो ऐसे में ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के एनडीए सांसदों से अलग अलग दिन मुलाकात करने वाले हैं। तो मुलाकात के दौरान देखिए कई अहम चर्चा उनके राज्यों को लेकर के हो सकती है और किस तरीके से आगे रणनीतियां बनाई जाएंगी, इस पर भी सांसदों से सीधा मुलाकात करके उनसे चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले बिहार एनडीए सांसदों से उन्होंने मुलाकात की है, सब रणनीतियों को समझा है और ये निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं या एक वार्ता भी करते हैं तो आगे की रणनीतियों पर वो अपने विचार जरूर रखते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से नई रणनीतियों को सेट करना है राज्यों के चुनावों को लेकर। और अब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी के बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषणा कर दी गई है। 13 दिसंबर को दोपहर 1 से 2 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। राष्ट्रीय परिषद के लिए भी यहां से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए पार्टी की ओर से नियुक्त संगठन के चुनाव अधिकारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने गुरुवार को ये बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए
पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े भी शनिवार को यहां आएंगे। उनके सामने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र लिया जाएगा, जबकि केंद्रीय चुनाव अधिकारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में 14 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए 13 को नामांकन होना है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर अब हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, जहां प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 13 दिसंबर को नामांकन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, 13 तारीख से नामांकन शुरू होगा, यानी कह सकते हैं कि वक्त अब बेहद करीब है जब पता चल जाएगा कि बीजेपी अध्यक्ष आखिरकार यूपी में कौन होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बहुत दिनों से जो कार्यकर्ता थे उनको इंतजार था कि आखिर 2027 का जो चुनाव होना है वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या किस तरह की योजना होगी उनकी। तो उसी को लेकर काफी समय से या कई महीनों से ये कहा जाए कि जो अभी तक यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था और लोग इंतजार कर रहे थे कि नया अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन अब वो समय आ गया है, यानी कि कल नामांकन भरा जाएगा और 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने होगा। इसके अलावा जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, उनको लखनऊ बुला लिया गया है। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक हैं वो भी आ चुके हैं और साथ ही साथ जिनको वोट करना है, करीब 400 लोग हैं जो वोटर हैं, उनको भी बुला लिया गया है। तो बड़ी टीम इस समय राजधानी लखनऊ आ गई है। कल नामांकन होगा और नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और 14 तारीख को ये पता चल जाएगा लोगों को कि आखिर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिसके नेतृत्व में 2027 का चुनाव होना है, वो कौन होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किन नामों की चर्चा हो रही है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिन नामों को सबसे ज्यादा रेस में आगे बताया जा रहा है, हो सकता है कि वो नाम यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो ही ना, हो सकता है कि कोई और अलग चेहरा लेकर के बीजेपी इस बार सामने आ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होता है, जब कोई भी पदाधिकारी, मंत्री या किसी पद पर किसी को सुशोभित किया जाता है, तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला नाम होता है और अक्सर वो नाम पीछे रह जाते हैं जो रेस में सबसे आगे चलते रहते हैं। ये अक्सर देखा गया है और इस बार भी निश्चित तौर पर चौंकाने वाला ही फैसला होगा, क्योंकि पूरी रणनीति पीडीए को लेकर की जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का दांव खेला है, उसको देखते हुए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सभी को लेकर एक साथ चल सके, जिसकी संगठन में भी मजबूत पकड़ हो, सरकार में भी मजबूत पकड़ हो और एक समन्वय बनाकर वो आगे कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सके। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश की गई है। निश्चित तौर पर जो केंद्रीय लोग हैं उनको मालूम होगा, अमित शाह हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको जरूर मालूम होगा, लेकिन इसके नीचे और किसी को नहीं मालूम है कि कौन होगा। ये तमाम फैसला परसों ही होगा कि आखिर किसको चुना गया है। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो 2027 के चुनाव हो या समाजवादी पार्टी के जो पीडीए है इसकी काट हो, तो सभी चीजों को समन्वय बनाकर ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओबीसी को बहुत ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है? इसके पीछे बहुत बड़े कारण क्या हो सकता है? मतलब पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला है उसको ध्वस्त करना है कि 2024 में हमने देखा कि क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, या फिर संगठन में जातीय समीकरण को कैसे एक बार फिर से दुरुस्त करना है, ये कारण हो सकता है, या फिर अनेक कारण भी हैं ओबीसी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कई कारण हैं इसमें। अगर पीडीए की काट के तौर पर देखा जाए तो पिछड़ा, दलित और वहां पे अल्पसंख्यक है, यहाँ तो अल्पसंख्यक नहीं होगा, लेकिन पिछड़ा और दलित में जरूर माना जा रहा है कि किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अगर पिछले समय को देखा जाए तो जब भी 2014 का चुनाव हुआ तो उस समय महेंद्र नाथ पांडे थे, उसके बाद फिर केशव मौर्य थे 2017 के चुनाव में, फिर उसके बाद इसी तरह बदलता गया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे 2014 में, सॉरी, और इसी तरह लगातार कभी ब्राह्मण चेहरा लाया गया, कभी ओबीसी चेहरा लाया गया। तो किस तरह का मिजाज
उत्तर प्रदेश में चल रहा है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबको एक साथ लेकर चल सके। चौंकाने वाला निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष होगा। हो सकता है कि ओबीसी समाज और दलित समाज से ही वो व्यक्ति हो, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कौन होगा इस पर सिर्फ कयास लगाया जा सकता है, अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो चौंकाने वाला होगा। बहुत ज्यादा रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी खेमे में कई ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो ये सोच रहे हैं कि शायद प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें भी सौंपी जाए, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर वो चेहरा जो लोग चाहते हैं कि भाई हमें ये जिम्मेदारी मिले, अगर उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो क्या नाराजगी देखने को मिल सकती है? नहीं, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव होता है जिसमें तमाम चीजें बहुत ऊपर तय हो जाती हैं और बहुत दिनों से तय हो जाती थी, और इसीलिए ये मंथन काफी समय से चल रहा था। कार्यकाल पूरा होने के बाद भी भूपेश चौधरी के उनको बनाए रखा गया कि तमाम चीजों को देखा जा रहा था कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के साथ भी और जनता के साथ भी अपना समन्वय बनाए और उसकी लोकप्रियता भी हो और उसकी बातों का जो अपनी बातों को मजबूती से रख सके, और जो समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसके बातों का मुंहतोड़ जवाब दे सके, संगठन की रणनीति बना सके। तमाम मुद्दों को लेकर जो भी व्यक्ति इस पूरे क्राइटेरिया में खरा उतरेगा उसको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। ठीक है नीरज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ के जियामऊ स्थित रैन बसेरे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में ठहरे लोगों से उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति घायल मिला, जिसके इलाज के लिए उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही रैन बसेरे में रुके हुए कई लोगों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। ब्रजेश पाठक ने बताया कि लखनऊ में कुल 25 स्थायी रैन बसेरे संचालित हैं और सभी में लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, साथ ही व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, जहां ब्रजेश पाठक ने रैन बसेरे का जायजा लिया है। हालांकि यह पहली दफा नहीं है, हर साल रैन बसेरे का ऐसे निरीक्षण लिया जाता है। किस तरीके की तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, इसको जांचा जाता है, परखा जाता है। और एक बार फिर से ब्रजेश पाठक रैन बसेरे में पहुंचे, जहां उन्होंने वहां जाकर इसका जायजा लिया है। और नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर भी उनसे अपडेट ले लेते हैं। नीरज, क्या अपडेट है फिलहाल, किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है? ठंड शुरू हो गई है और खासतौर वो जो सड़कों पर किया जाता है और इस बार भी किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो हमेशा ऐसे रैन बसेरों में जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और एक अपनापन उनको महसूस कराते हैं कि वो भी हमारे ही साथ के हैं, हमारे ही भाई हैं। और कल भी जिस तरह से ब्रजेश पाठक पहुंचे, जो तमाम लोग थे जिन तो नीरज मिश्रा से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ब्रजेश पाठक जो है वो रैन बसेरे में पहुंचे, हाथों में खुद मिठाई लेकर यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें मिठाई भी बांटी, उनका हालचाल जाना और ये समझने की कोशिश की कि जितने लोग यहाँ पर रुके हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। रैन बसेरे में कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो नहीं है और कैसे उन व्यवस्थाओं को पूरा करना है, इसकी भी पूरी जानकारी ली है। और एक एक करके सभी चीजों को उन्होंने परखा और निरीक्षण के दौरान बताया गया कि एक व्यक्ति उन्हें घायल मिला, जिसके इलाज के लिए उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया और उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ।